स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। अब इस चैप्टर के अंदर बेटा हमने पढ़ना है वेव मोशन और साउंड के वेव्स क्या होती है, साउंड वेव्स क्या होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है, इन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे पास वो होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, कि हमने ये सीखना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है या सिंपल हार्मोनिक मोशन किसको कहा जाता है। देखिए बेटा, सिंपल हार्मोनिक मोशन को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है बेटा। वाइब्रेटरी मोशन क्या है? क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन का ताल्लुक वाइब्रेटरी मोशन से है, जैसे लीनियर मोशन का ताल्लुक ट्रांसलेटरी मोशन से है, बिल्कुल इसी तरह से जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसका ताल्लुक वाइब्रेटरी मोशन से है। तो वाइब्रेटरी मोशन का मतलब है कि टू एंड फ्रो आर बैक एंड फोर्थ मोशन of body about fixed point is called vibratory motion। ठीक है, कि बैक एंड फोर्थ या टू एंड फ्रो, इस तरह से झूले की तरह या इस तरह से कोई भी बॉडी एक फिक्स पॉइंट के बाहर बैक एंड फोर्थ या टू एंड फ्रो मोशन करे तो बॉडी की ऐसी मोशन को कहा जाएगा कि ये वाइब्रेटरी मोशन है। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास बेटा एक बाल है, इस तरह से ये बाल एक फिक्स पॉइंट के बाहर बैक एंड फोर्थ इस तरह से मूव करता है। इस तरह से अगर इस तरह से मूव करता है किसी फिक्स पॉइंट के आगे पीछे तो ऐसी मोशन को क्या कहा जाएगा? वाइब्रेटरी। जैसे ये बेटा इस तरह से ये जो मोशन होती है वाइब्रेटरी, या आप ये भी कह सकते हैं कि इस तरह से झूले की तरह हो बेटा, जैसे ये झूला होता है इस तरह से कोई बॉडी वाइब्रेट करे जैसे पेंडुलम होता है, तो ये जो इस तरह से मोशन होती है इसको कहा जाता है बेटा कि ये मोशन कौन सी है? ये मोशन वाइब्रेटरी है। बैक एंड फोर्थ या टू एंड फ्रो एक फिक्स पॉइंट के आगे पीछे जो ये मोशन होती है उस मोशन को हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। अब इसके अंदर ये जो सेंट्रल पॉइंट होती है इसको हम कहते हैं, सेंट्रल जो पॉइंट होती है इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। इस पोजीशन को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन, या इसको हम कहते हैं मीन पोजीशन। इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहा जाता है और इसको मीन पोजीशन भी कहा जाता है। ये सेम है बेटा, ये इसकी मीन पोजीशन है, ये इसकी मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन है। जिस पॉइंट के अबाउट ये वाइब बैक एंड फोर्थ मोशन करती है उस पॉइंट को मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन कहा जाता है। और ये जो होती है इस तरह से बेटा, ये आप कह लें कि ये जो होती है इसको कहा जाता है एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है और ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है। इसको हम कहते हैं दोनों साइड पे, लेफ्ट साइड की एक्सट्रीम पोजीशन है और ये राइट साइड की एक्सट्रीम पोजीशन है। तो मीन पोजीशंस होती है और इक्विलिब्रियम जो है वो एक्सट्रीम पोजीशंस होती है। एक्सट्रीम पोजीशंस दो है,
मीन पोजीशन एक है। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपके जहन में रहने चाहिए, इक्विलिब्रियम पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है बेटा, तो ये हो गया इसका, ये आप कह सकते हैं कि पोजीशंस के नेम। इसके बाद इसके अंदर होता है बेटा एम्पलीट्यूड। अब ये एम्पलीट्यूड किसको कहा जाता है बेटा? अब इसके बाद जो दूसरा टर्म इसके अंदर आपको पता होना चाहिए, वो पता होना चाहिए एम्पलीट्यूड का, कि एम्पलीट्यूड किसको कहा जाता है। एम्पलीट्यूड को बेटा एक्स नॉट से भी जाहिर किया जाता है, वाई से भी जाहिर किया जाता है और ए से भी जाहिर किया जाता है। अब ये एम्पलीट्यूड होता क्या है बेटा? एम्पलीट्यूड की पहले डेफिनेशन में लिखता हूं, उसके बाद बताता हूं बेटा। एम्पलीट्यूड का मकसद होता है बेटा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बिटवीन equilibrium position and extreme position is called amplitude बेटा। ये जो आप कह सकते हैं बेटा कि यहां से लेकर यहां तक ये जो ज्यादा से ज्यादा ये जो होता है बेटा, ये इस तरह से ये होता है बेटा एम्पलीट्यूड। राइट साइड पे पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड पे निगेटिव होता है बेटा। एम्पलीट्यूड वेक्टर क्वांटिटी है और ये पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है। आप कहेंगे एम्पलीट्यूड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है एंड कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव हो सकता है, डिपेंडिंग कि ये मीन पोजीशन से किस तरफ है। अगर मीन पोजीशन से राइट की तरफ है तो ये पॉजिटिव होगा, अगर मीन पोजीशन से ये लेफ्ट की तरफ है तो निगेटिव होगा। तो आप कहोगे कि एम्पलीट्यूड वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है बेटा, और ये पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव होता है। एम्पलीट्यूड is always directed from equilibrium position to extreme position। ठीक है बेटा, इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक तरफ इसका डायरेक्शन होता है बेटा। अब ये आप कह सकते हैं बेटा कि ये एम्पलीट्यूड जो होता है इसका डायरेक्शन किस तरफ होता है बेटा? इसका डायरेक्शन इस तरफ होता है बेटा एम्पलीट्यूड का। ये होता है बेटा, ये इसका एम्पलीट्यूड एक्स नॉट पॉजिटिव है, ये इसका एम्पलीट्यूड माइनस एक्स नॉट पॉजिटिव है। इसका डायरेक्शन किस तरफ होता है? ऑलवेज फ्रॉम मीन पोजीशन टू दी एक्सट्रीम पोजीशन होता है। आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि अगर आप इसको यहां पे बनाए तो अगर ये टुवर्ड्स राइट जाती है तो ये पॉजिटिव, अगर यहां से ये टुवर्ड्स लेफ्ट जाता है बाल तो ये निगेटिव होगा बेटा। तो ये निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि ये राइट साइड की तरफ है या लेफ्ट साइड, और इसका डायरेक्शन किस तरफ होता है? ऑलवेज फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन।
ये वेक्टर क्वांटिटी है बेटा एम्पलीट्यूड, और इसके बारे में जहन में रखिएगा कि इसका डायरेक्शन जो होता है वो ऑलवेज होता है फ्रॉम मीन पोजीशन टू द एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूं, एम्पलीट्यूड is considered positive along right side and is considered negative along left side। ये इसका तरीका होता है। एम्पलीट्यूड जो होता है पॉजिटिव समझा जाता है राइट की तरफ और निगेटिव समझा जाता है लेफ्ट की तरफ। तो ये हो गए बेटा हमारे पास एम्पलीट्यूड के एम्पलीट्यूड किसको कहा जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा हम नेक्स्ट टर्म की तरफ। नेक्स्ट टर्म होता है बेटा इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट या खाली डिस्प्लेसमेंट भी कहा जाता है। इसको हम खाली डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं बेटा। अगर अलोंग एक्स एक्सिस वाइब्रेशन है तो एक्स कहलाएगा, अलोंग वाई एक्सिस है तो वाई कहलाएगा। आप इसको यहाँ पे वाई की तरफ भी बना सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये इस तरह से कोई भी बॉडी है, ये इस तरह से वाई एक्सिस पे वाइब्रेट करती है इस तरह से, तो ये जो होता है ये इस तरफ वाई नॉट पॉजिटिव होगा और ये माइनस वाई नॉट निगेटिव होगा। एम्पलीट्यूड को y तब कहते हैं जब वर्टिकल वाइब्रेटरी मोशन होती है, और इसको x तब कहते हैं जब ये हॉरिजेंटल वाइब्रेटरी मोशन होती है। तो वाइब्रेटरी मोशन इस तरह भी हो सकती है और इस तरह भी हो सकती है। तो जो हॉरिजेंटल मोशन है उसके अंदर x इस्तेमाल किया जाएगा डिस्प्लेसमेंट के लिए और एम्पलीट्यूड के लिए, और जो वर्टिकल मोशन होती है उसके अंदर y और y नॉट इस्तेमाल किया जाएगा बेटा। अब ये डिस्प्लेसमेंट इंस्टेंटेनियस क्या होता है बेटा? इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का मकसद होता है डिस्प्लेसमेंट, ये ध्यान से बेटा समझिएगा, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन मीन पोजीशन displacement between mean position and position of body। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट किसको कहा जाता है। तो बेटा बॉडी की पोजीशन के दरमियान और मीन पोजीशन के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको कहा जाता है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, या उसको हम सिंपली डिस्प्लेसमेंट कहते हैं बेटा। ठीक है, और ये भी जो है बेटा पॉजिटिव है, समझाता हूं, पहले इसकी पॉइंट लिख लो बेटा, ये भी वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है, एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम मीन पोजीशन टू पोजीशन ऑफ बॉडी। यहाँ पे मैं बार बार बेटा मीन पोजीशन और पोजीशन ऑफ बॉडी इस्तेमाल कर रहा हूं। ठीक है, आप इसको इस तरह से देखेंगे बेटा, सपोज करें बेटा कि एक बॉडी है, वो इस तरह से वाइब्रेटरी मोशन में, आप समझे कि ये बॉडी इस तरह से
वाइब्रेटरी पोजीशन में। बेटा ये आप कह लें कि ये इसकी मीन पोजीशन है बेटा, एक्सट्रीम पोजीशन टुवर्ड्स लेफ्ट, ये आप कह लें मीन पोजीशन, और ये एक्सट्रीम पोजीशन टुवर्ड्स राइट है बेटा। आप कह लें बेटा कि इस साइड पे ये 10 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड है और इस साइड पे ये -x0, ये भी 10 सेंटीमीटर है बेटा। इसका एम्पलीट्यूड इस साइड पे भी 10 सेंटीमीटर, इस साइड पे भी बेटा 10 सेंटीमीटर। फर्क ये इस साइड पे नेगेटिव माना जाएगा और इस साइड पे क्या माना जाएगा बेटा, पॉजिटिव माना जाएगा, इस तरह से। तो आप कहोगे बेटा कि ये नेगेटिव है और ये क्या होता है बेटा, पॉजिटिव है। अब डिस्प्लेसमेंट का मकसद क्या है बेटा, सपोज करें ये बॉडी यहां से मूव करती है और बॉडी इस तरफ मूव करते हुए किसी इस जगह पे पहुंची है बेटा। ये बॉडी किस तरफ जा रही है, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रही है। तो अब इन दोनों पोजीशंस के दरमियान ये जो डिस्टेंस होता है, सपोज करें कि ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट के बॉडी के पोजीशन के दरमियान और मीन पोजीशन के दरमियान किसी भी जगह पे ये जो बॉडी की पोजीशन होती है, जब बॉडी मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रही है या एक्सट्रीम से मीन की तरफ आ रही है, बॉडी न मीन पे है न एक्सट्रीम पे, तो बॉडी जब मीन और एक्सट्रीम के सिवा किसी और जगह पे है तो उस जगह के दरमियान और मीन पोजीशन, याद रखे डेफिनेशन कहती है पोजीशन ऑफ द बॉडी एंड मीन पोजीशन, कि जैसे यहाँ पे बॉडी ये इस पोजीशन पे, ये न मीन पोजीशन पे न एक्सट्रीम पे, तो इस पोजीशन और मीन पोजीशन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को कहा जाता है कि ये डिस्प्लेसमेंट है। और ये भी वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन भी ऑलवेज किस तरफ होता है, ऑलवेज फ्रॉम मीन पोजीशन टू द पोजीशन ऑफ द बॉडी। आप इसको एक इस तरफ भी देख सकते हैं बेटा। अगर सपोज करें ये बॉडी इस तरह से वाइब्रेट कर रही है, सपोज करें बॉडी इस तरह से वाइब्रेट कर रही है, ठीक है, और बॉडी यहां से इस तरफ आ रही है बेटा, बॉडी इस तरह आ रही है, ठीक है बेटा, बॉडी किस तरफ जा रही है, फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन टू मीन पोजीशन, और बॉडी ने यहां से 4 सेंटीमीटर तय किया है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट 4 नहीं कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट इसका फिर भी यही कहेंगे बेटा, डिस्प्लेसमेंट इसका फिर भी यही होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। क्योंकि ये बॉडी की मोशन के हिसाब से नहीं होता, ये होता है कि बॉडी की पोजीशन और मीन पोजीशन के दरमियान कितना है। यहाँ पे बॉडी की पोजीशन और मीन पोजीशन के दरमियान 4 सेंटीमीटर है। यहाँ पे बॉडी आ रही है एक्सट्रीम टू मीन, लेकिन ये 4 सेंटीमीटर इसका डिस्प्लेसमेंट कंसीडर नहीं किया जाएगा। डिस्प्लेसमेंट किया जाएगा बिटवीन पोजीशन ऑफ द बॉडी एंड मीन पोजीशन। पोजीशन ऑफ द बॉडी और मीन पोजीशन के दरमियान क्या बच रहा है, ये 6 सेंटीमीटर है। तो आप कहोगे कि डिस्प्लेसमेंट बॉडी चाहे मीन टू एक्सट्रीम जाए या एक्सट्रीम टू मीन आए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा हम देखते हैं बिटवीन मीन पोजीशन एंड पोजीशन ऑफ बॉडी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि भले बॉडी एक्सट्रीम टू मीन आ रही है, लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट कंसीडर नहीं किया जाएगा जो बॉडी ने किया है। वो डिस्प्लेसमेंट जो बाकी रहता है वो डिस्प्लेसमेंट कंसीडर किया जाएगा। डिस्प्लेसमेंट हमेशा कंसीडर किया जाता है कि बॉडी की पोजीशन, इसमें ये नहीं देखा जाता बॉडी किस तरफ जा रही है, बॉडी किस तरफ जाए कितना तय करती है, वो मसला नहीं है। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का मकसद होता है बॉडी की पोजीशन के दरमियान और मीन पोजीशन के दरमियान क्या है, वो जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है बेटा, ठीक है। तो इस सेंस में आप इसको कह सकते हैं बेटा। ये हो गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट बेटा। अब इसके बाद है हमारे पास बेटा ऑसिलेशन या वाइब्रेशन बेटा। ऑसिलेशन या वाइब्रेशन बेटा, ऑसिलेशन या वाइब्रेशन किसको कहा जाता है,
ओसिलेशन या वाइब्रेशन का मकसद होता है बेटा वन कंप्लीट ट्रिप इज कॉल्ड ओसिलेशन और वाइब्रेशन बेटा। एक कंप्लीट ट्रिप जो होती है बेटा, कंप्लीट ट्रिप का मकसद है अगर बॉडी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ जाए, एक्सट्रीम से मीन की तरफ जाए, मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाए, एक्सट्रीम से मीन, ये कंप्लीट वाइब्रेशन है। या यहां से इस तरह से आए, इस तरह से एक पूरा ट्रिप बॉडी करे तो उसको क्या कहा जाता है बेटा? उसको कहा जाता है कि ये जो है ये आप कह सकते हैं इसके बारे में कि ये जो है वो वन ओसिलेशन है या वन वाइब्रेशन है। तो वन कंप्लीट ट्रिप जो होती है ये इस तरह से, ये कंप्लीट ट्रिप जो होती है, इस कंप्लीट ट्रिप को हम कहते हैं वाइब्रेशन या ओसिलेशन। अब इन वन वाइब्रेशन बेटा, इन वन वाइब्रेशन बेटा, इन वन वाइब्रेशन बेटा डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 4 टाइम्स एम्पलीट्यूड। बेटा जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एम्पलीट्यूड से 4 गुना जो है वो ज्यादा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बॉडी इस तरह जाती है, एक एम्पलीट्यूड, दूसरा एम्पलीट्यूड, तीसरा एम्पलीट्यूड, चौथा एम्पलीट्यूड, तो जो कंप्लीट ओसिलेशन होती है, जब कोई भी बॉडी एक पूरी ओसिलेशन या वाइब्रेशन कर लेती है तो उसके अंदर बॉडी का जो टोटल डिस्टेंस होता है वो एम्पलीट्यूड से 4 गुना ज्यादा होता है। 4 एम्पलीट्यूड्स बॉडी तय करती है इन वन वाइब्रेशन बेटा। अब इसके बाद है बेटा हमारे पास जो है वो टाइम पीरियड। देखें बेटा टाइम पीरियड किसको कहा जाता है? टाइम पीरियड का मकसद है बेटा, ये कैपिटल टी से जाहिर किया जाता है। टाइम पीरियड का मकसद होता है वो टाइम जिस टाइम के अंदर कोई भी बॉडी पूरी वन वाइब्रेशन करे। वन वाइब्रेशन करने के लिए उसको जितना भी टाइम रिक्वायर हो उसको कहा जाता है टाइम पीरियड। तो आप कहोगे कि टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन और वन ओसिलेशन। वन वाइब्रेशन या वन ओसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए जितना भी टाइम चाहिए उसको टाइम पीरियड कहा जाता है बेटा। जैसे ये कंप्लीट ट्रिप करने के लिए जो टोटल टाइम चाहिए उसको टाइम पीरियड कहा जाता है। इसके बाद होता है बेटा इंस्टेंटेनियस टाइम बेटा। इंस्टेंटेनियस टाइम किसको कहा जाता है बेटा? स्मॉल टी जिसको कहा जाता है, ठीक है। टाइम रिक्वायर्ड टू कवर स्पेसिफिक डिस्प्लेसमेंट या इंस्टेंटेनियस कर ले। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट is called instantaneous time। बेटा वो टाइम जो किसी भी बॉडी को
इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के लिए चाहिए। जैसे यहाँ पे 4 सेंटीमीटर को तय करने के लिए जितना टाइम चाहिए वो इंस्टेंटेनियस, या यहाँ पे जो 6 सेंटीमीटर को तय करने के लिए टाइम चाहिए उसको कहा जाता है कि ये इंस्टेंटेनियस टाइम है। तो इंस्टेंटेनियस टाइम, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के लिए जो टाइम चाहिए वो इंस्टेंटेनियस टाइम कहलाता है। और पूरी वन वाइब्रेशन या वन ओसिलेशन का जो टाइम होता है उसको टाइम पीरियड कहा जाता है। दोनों में फर्क है बेटा। इसके अंदर कैपिटल टी का मकसद होता है टोटल टाइम और स्मॉल टी का मकसद होता है इंस्टेंटेनियस टाइम। बेटा दोनों डिफरेंट चीजें। अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन में कभी इस तरह आ जाता है तो आप इसको खत्म नहीं कर सकते, इसलिए कि ये टोटल टाइम है, इसकी वैल्यू अलग होगी, और ये इंस्टेंटेनियस टाइम है तो इसकी वैल्यू अलग होगी। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को तय करने का जो टाइम होता है वो कहलाता है बेटा कि इंस्टेंटेनियस, ये जो है वो टाइम होता है बेटा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास बेटा इस तरह से। अब इसके बाद होता है बेटा पीरियाडिक मोशन। के पीरियाडिक मोशन किसको कहा जाता है बेटा? पीरियाडिक मोशन का मकसद होता है कि मोशन इन विच बॉडी in which time of each vibration is same। बेटा ऐसी मोशन जिसके अंदर हर वाइब्रेशन का टाइम सेम हो। अगर एक वाइब्रेशन 10 सेकंड में तो दूसरी भी 10 सेकंड में, तीसरी भी 10 सेकंड में, तो ऐसी मोशन जो होती है इसको कहा जाता है पीरियाडिक मोशन। पीरियाडिक मोशन का मकसद है ऐसी मोशन जिसमें हर वाइब्रेशन का टाइम सेम हो बेटा। इसके बाद है बेटा हमारे पास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मकसद है बेटा नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड बेटा। एक सेकंड के अंदर कितनी वाइब्रेशंस होती है उसको कहा जाता है बेटा फ्रीक्वेंसी। कि एक सेकंड के अंदर कितनी बार वाइब्रेशन हो रही है। अगर 5 बार है फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है, 10 बार है तो फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड को हम कहते हैं कि ये जो है बेटा, ये जो है वो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है, जिसका यूनिट हर्ट्ज हो जाता है बेटा। अब आ जाते हैं आगे बेटा। अब हम करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को। कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है बेटा? सिंपल हार्मोनिक मोशन बेटा SHM। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है बेटा? देखिए बेटा, जिस तरह से लीनियर मोशन एक स्पेशल किस्म है ट्रांसलेटरी मोशन। अगर कोई भी बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन में है और वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो बॉडी की ऐसी ट्रांसलेटरी मोशन को लीनियर मोशन कहते हैं। इसी तरह से एक स्पेशल वाइब्रेटरी मोशन है जिसको सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा जाता है। हर वाइब्रेटरी मोशन जो होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होती। सिंपल हार्मोनिक मोशन वाइब्रेटरी मोशन की एक खास किस्म है या एक स्पेशल किस्म है। ठीक है, हर वाइब्रेटरी मोशन को आप सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कह सकते। तो अब ये हम देखेंगे कि कौन सी वाइब्रेटरी मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा जाएगा। तो पहली बात ये होती है इसकी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन बेटा motion is a special type of
of vibratory motion. अब ये एक ऐसी वाइब्रेटरी मोशन होती है बेटा जिसके अंदर दो तीन चीजें होना जरूरी है। कि कौन सी वाइब्रेटरी मोशन जो होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगी। उसमें पहली बात ये होती है, आप इसको इस तरह से कहोगे, मोशन ऑफ बॉडी इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ, इसके अंदर ये एक चीज होनी चाहिए। पहली बात कौन सी बेटा, कि मोशन इज वाइब्रेटरी। बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन वाइब्रेटरी मोशन का किस्म है कि किसी भी बॉडी की ट्रांसलेटरी मोशन को आप सिंपल हार्मोनिक नहीं कहोगे, रोटेटरी मोशन को आप सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कहोगे। नंबर 2 के पीरियाडिको बेटा दूसरी बात के वो पीरियाडिक वाइब्रेटरी मोशन हो। अगर नॉन पीरियाडिक वाइब्रेटरी मोशन होगी, अगर नॉन पीरियाडिक वाइब्रेटरी मोशन होगी तो वो वाइब्रेटरी हो सकती है लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगी। सिंपल हार्मोनिक मोशन सिर्फ वही होगी जिस मोशन के अंदर बॉडी की ये वाइब्रेटरी मोशन जो हो ये पीरियाडिक वाइब्रेटरी मोशन हो। तो आप कहोगे कि ऐसी वाइब्रेटरी पीरियाडिक मोशन, ऐसी वाइब्रेटरी मोशन जो पीरियाडिक हो। अब तीसरी कंडीशन इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरी कंडीशन ये होती है कि मोशन इज अंडर restoring force in which acceleration, ये एक्सीलरेटेड मोशन है बेटा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाली नहीं है। इन विच एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, हैविंग डायरेक्शन of acceleration always towards mean position and against beta, always towards extreme position or, ठीक है बेटा, ये जो सॉरी एक मिनट बेटा, towards mean position and opposite to the direction of displacement, ठीक है बेटा। आप ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी मोशन होती है जिसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स काम कर रही होती है, और जब किसी भी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स काम कर रही होती है तो उस बॉडी के अंदर एक्सीलेशन भी पैदा होती है। तो इसके अंदर एक एक्सीलेशन भी पैदा होती है, जिस एक्सीलेशन का डायरेक्शन जो होता है वो ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन होता है और वो ऑलवेज अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा, ठीक है। या जो है वो आप कह सकते हैं एम्पलीट्यूड के हमेशा अगेंस्ट होता है, क्योंकि एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन से अवे होता है, जबकि इसका डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन होता है। तो आप कहेंगे कि ये एक खास किस्म है वाइब्रेटरी मोशन का, ऐसी वाइब्रेटरी मोशन जिसके अंदर बॉडी जब वाइब्रेट कर रही है तो वो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वाइब्रेट कर रही है,
और उसके अंदर एक एक्सीलेशन भी हो और उस एक्सीलेशन का डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन हो और ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो। आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि एक्सीलेशन इज ऑलवेज इज प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो मोशन होती है इसको आप सिंपल हार्मोनिक मोशन कह सकते हैं। ठीक है बेटा, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसी मोशन को कहा जाएगा जिस मोशन के अंदर ये दो तीन चीजें एग्जिस्ट करती है। अब डिटेल में सिंपल हार्मोनिक मोशन को इंशाल्लाह हम कल करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब इसके बाद मास स्प्रिंग सिस्टम होता है जो आज कंप्लीट होगा नहीं, टाइम ज्यादा हो जाएगा। तो इंशाल्लाह कल हम करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन को, सिंपल हार्मोनिक मोशन को मास स्प्रिंग सिस्टम के ऊपर, कि मास स्प्रिंग सिस्टम किस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता है या किस तरह से एक्सीलेशन होती है, कैसे इसके डायरेक्शंस होते हैं, इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे।